आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रविभूषण जी और मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि रविभूषण जी ने मेरा सारा रास्ता आसान कर दिया है। जो कुछ मैं सोच के आया था वो सब उन्होंने बोल दिया, और अगर वो 10-5 मिनट और नहीं थे तो मैं अभी जो 5-7 मिनट बोलूँगा ये भी मेरे पास बचता है। रामविलास जी के रास्ते पर मैं क्षमा सहित कहना चाहता हूँ ये बात, रामविलास जी के रास्ते पर चलने पर यही दिक्कत है कि आप 80 मिनट बाद भारत में आधुनिक नवजागरण में लौट कर आए। रामविलास जी ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और अतुलनीय है। कोई उनके बराबर लिख नहीं सकता, कोई उनके बराबर उतने बड़े फलक पर रख के सोच नहीं सकता, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं चूंकि जो सेमिनार का टॉपिक है मैं खाली वहीं तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं। रविभूषण ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की मृत्यु की खबर से बात शुरू की। मुझे अचानक जस्ट स्ट्राइक कर रही है वो चीज कि चावेज से पूछा गया कि आज अगर तुम्हें वोट देना हो तो तुम किसे वोट दोगे, तो उसने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को वोट दूंगा। चावेज से क्या सीखना चाहिए हमें और हमारे क्रांतिकारियों को? चावेज पहला व्यक्ति है, चूंकि यह संदर्भ छेड़ा गया इसलिए बताना बहुत जरूरी है। चावेज पहला व्यक्ति और वेनेजुएला की जो रेवोल्यूशनरी पार्टी जो पहली पार्टी है जिसने सोवियत संघ के द्वारा, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो चिंतन का पूरा समाजवाद का जो मॉडल बनाया गया था उसको पूरा रिप्लेस कर दिया, तो पहला व्यक्ति है। रामदास शर्मा की मुश्किल यह है कि वे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के मॉडल के बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते। समाजवाद की जितनी व्याख्याएं हैं, पूंजीवाद की जितनी व्याख्याएं हैं, वे सारी की सारी व्याख्याएं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से देखती है और सोचती है वहां से शुरू होती है, उसी मॉडल से शुरू होती है। चावेज से एक बात और पूछी गई थी और वो सीखनी बहुत जरूरी है, क्रांतिकारियों को तो खास तौर पर सीखनी जरूरी है। कल अगर अमेरिका दिवालिया हो जाए, जबकि 2007 में खतरा था, सोवियत संघ कोलैप्स कर चुका था और डिसइंटीग्रेट हुआ था, सोवियत संघ की इकोनॉमी को बचाने के लिए कोई गया नहीं, क्योंकि ये एक मूलभूत धारणा थी कि समाजवाद तो अपराजित है, ये कभी हारेगा नहीं, ये कभी कोलैप्स नहीं करेगा, और पूंजीवाद को तो हर हालत में मरना है। जब 2007-2008 में संकट शुरू हुआ और मंदी आई और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी बैठ गई, दो ही देश थे दुनिया में जिसने कि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकी रिजर्व बैंक के शेयर खरीदने में लगाया, चाइना और इंडिया। 75-80% शेयर अमेरिकी रिजर्व बैंक के चाइना ने खरीदे और बाकी जो 15-20% बचे थे वो भारत ने खरीदे। अमेरिका को कोलैप्स होने से बचा दिया। अमेरिका की तबाही की कल्पना हम यहां बैठ के नहीं कर सकते। तीसरी दुनिया के देशों में जिस तरह की गरीबी होती है, बेकारी होती है, लोगों के घर छिन जाते हैं, कर्जे अदा करने पर लोगों की गाड़ियां छिन जाती हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, वहां के सारे अरबपतियों ने अपनी 50% से ज्यादा संपत्ति सरकार को डोनेट कर दी, जिससे कि गरीबों में कूपन बांटे जा सके और लोग खाना खा सके। जो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, उसने यह निर्णय लिया कि अमेरिका को किसी भी तरह से कोलैप्स नहीं होने देना है। अमेरिकी इंपीरियलिज्म के खिलाफ में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। किसकी लड़ाई है? अमेरिका की हेजेमनी के खिलाफ में आज सारी दुनिया में। आज सारी दुनिया में अमेरिकी हेजेमनी हाशिए पर डाल दिया चाइना ने। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, देश ने किन दृष्टियों से ये निर्णय लिया कि अभी आने वाले 50 साल तक हम समाजवाद की चर्चा नहीं करेंगे।
कोई बात जरूर होगी। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि डैन इस बात को समझ रहे हैं, सावेज इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक अन्य चीज, क्योंकि बात होती है उसको थोड़ा सा बोलना जरूरी है। पुरुषोत्तम गांधी जिस किताब का रेवोल्यूशन जी ने जिक्र किया था, मैंने एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है, मेरे ब्लॉग पर है, मैं चाहूंगा आप सब लोग पढ़ें। जब वो पुस्तक के ऊपर विशेष अंक आने वाली बात तय हुई, मैटर्स कलेक्ट होकर प्रेस में गया, मैं जानता हूं कि सभी लोग नाराज हुए होंगे इस पर, तो मैं खबर लेता नहीं कि आप नाराज हैं या खुश हैं। मैंने लेख लिखा साहित्यकार मीरा राडिया पंथ। ये आश्चर्य की बात है कि आप, ये तो आपकी चिंता तो रामविलास शर्मा के लिए है, लेकिन मेरी चिंता यह है कि आलोचना पत्रिका ने आज तक कभी भी किसी भी किताब पर केंद्रित कोई अंक नहीं निकाला। कविता के नए मान पर ही निकाल देते, किसने रोका था? चीजें कहां गड़बड़ हो रही हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। पहली चीज ये कि रेवोल्यूशन ने जितनी बातें रखी है नवजागरण के संदर्भ में, वो फैक्चुअली तथ्यपूर्ण है और सही है, मेरी उससे कोई असहमति नहीं है। मैं इस पूरे प्रसंग को जो रामविलास जी ने नवजागरण का उठाया, मैं दूसरे ढंग से देखता हूं, उसे मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा देखें। रामविलास शर्मा की मुश्किल यह है कि वे एक बनी बिनाई विरासत जो आचार्य शुक्ल ने बनाई है, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई जानी है, वो विरासत उनको मिली है। वो एक बड़े इंटेलिजेंट तरीके से उस पूरी विरासत को अपदस्थ करते हैं। वो करते क्या है, उन्हें 4-5 कॉन्सेप्ट हिंदी में फेंके। नवजागरण उसमें से एक है, हिंदी जाति उसमें से एक है, जाति का उसमें से एक है, जाति भाषा का सवाल उसमें से एक है। ये जो 4-5 कॉन्सेप्ट आए, इन कॉन्सेप्ट की अंतर वस्तु को लेकर आप ज्यादा मत सोचिए। आप ये देखें कि जब ये कॉन्सेप्ट आ चुके तो आज बहस किस पर हो रही है? आज बहस शुक्ल जी ने आलोचना में क्या लिखा इस पर नहीं हो रही है। आज बहस इस पर हो रही है हिंदी जाति है या नहीं है, आज बहस इस पर हो रही है नवजागरण है या नहीं है। रामविलास शर्मा के इन कॉन्सेप्ट पर विचार करने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है, उन्होंने पूरी आलोचना के आधारों को ही बदल दिया। मैं उसकी अंतर वस्तु के साथ में चिपकना नहीं चाहता और मैं उसके प्लस माइनस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि समय नहीं। लेकिन बहुत चीजें जो बहुत चिंता की है, जो कि कहीं जानी ही चाहिए, और रामविलास से भी कहीं जानी चाहिए। मैं जब छात्र था तभी मैंने बात कही थी, मैं अभी भी उस पर अड़े हूं और आज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अरे भाई, नवजागरण के कॉन्सेप्ट का संबंध बुर्जुआजी से है, वर्किंग क्लास से नहीं। सारी दुनिया के सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी एक मत है, नवजागरण का संबंध बुर्जुआजी से। ये कैसे संभव है कि आप नवजागरण में वर्किंग क्लास और किसान और उसके लेखक सबको शामिल कर देंगे? दो चीज नहीं हो सकती एक साथ, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। नवजागरण का संबंध अगर नए की खोज से और व्यवस्था परिवर्तन के पैराडाइम जो शिफ्ट है, इसके अध्ययन से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नवजागरण का एक खास संदर्भ है, वो संदर्भ है बुर्जुआजी के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के नवजागरण का भी संबंध बुर्जुआजी से है, वर्किंग क्लास से नहीं है। वर्किंग क्लास के ट्रेडिशन को आप बुर्जुआ के ट्रेडिशन में नहीं जोड़ सकते, आप कोई और नाम दीजिए। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, यहां सतीश राय से लेकर जो बंगाल है, बंगाल के लोगों का जल्दी समझते हैं लोग, यहां के जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस बात पर एक मत हैं, बाकी भी हिस्टोरियंस इस बात पर एक मत हैं कि नवजागरण का कॉन्सेप्ट बुर्जुआजी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज और जो रामविलास जी के साथ में ये असुविधा की जगह है कि वे बुर्जुआजी के साथ इसे जोड़कर नहीं देखते। एक और चीज, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 15 मिनट है बोलने के लिए, 10 मिनट। एक और असुविधा की जगह जिसको कि रामविलास जी एकदम कन्नी काट के निकलते हैं,
असुविधा की जगह क्या है? अगर हिंदी में नवजागरण हुआ है, हम रामदास जी से सहमत हैं कि हिंदी में नवजागरण हुआ है, तो बिना उसके उनसे सहमत हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हिंदी में नवजागरण हुआ है तो यह सवाल किया जाना चाहिए हिंदी में पूंजीपति वर्ग कब आया? रामदास शर्मा की सारी किताबों में हिंदी के पूंजीपति वर्ग के उद्भव और विकास की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। क्यों? आपने लगातार पुस्तक दर पुस्तक लिखे जा रहे हैं, लगातार व्यापारिक पूंजीवाद से लेकर दुनिया भर के पूंजीवाद की खोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत का पूंजीपति वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और हिंदी का पूंजीपति वर्ग एकदम दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ये इतना अदृश्य कैसे है? सवाल किया जाना चाहिए कि हिंदी का पूंजीपति वर्ग से अलग करके क्या हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट की कल्पना की जा सकती है? क्या यह संभव है? गांधी के उद्भव विकास को देख सकते हैं आप, घनश्यामदास बिरला, जमनादास बजाज, तमाम लोगों के सहयोग के बिना। गांधी समझते हैं हिंदी के पूंजीपति वर्ग की भूमिका को, लेकिन हम जो रंजालन का विमर्श कर रहे हैं उनको हिंदी का पूंजीपति वर्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपके जेहन में ये बैठा हुआ है टाटा बिरला, तो ये क्लास एनिमी है। आप मुक्तिबोध की किताबें उठाइए, आप रामदास शर्मा की किताबें उठाइए, आप नामवर जी की किताबें उठाइए, आपको कहीं पर भी हिंदी पूंजीपति वर्ग की अवधारणा नहीं मिलेगी। अरे हिंदुस्तान के 80% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है हिंदी का पूंजीपति वर्ग, और आज से भी कंट्रोल कर रहा है। मार्क्सवाद की समझ आप अपने समाज को कितनी बारीकी से जानते हैं, मार्क्सवाद की समझ इससे तय होगी। आप अपने वर्गों को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हिंदी में जो पूंजीपति वर्ग है वो सामंती पृष्ठभूमि से नहीं आया है, जैसा कि मुक्तिबोध कहते हैं। हिंदी में जो पूंजीपति वर्ग है, यानी घनश्यामदास बिरला की कोई भी सामंती पृष्ठभूमि नहीं थी। शेखावटी से जो मारवाड़ी निकले हैं परिवार, जो कि पूरे देश में धीरे धीरे, वो सिर्फ वो यहीं पर नहीं, बंगाल तक नहीं आए, वो महाराष्ट्र तक है, वो मध्य प्रदेश तक है, वो पूरे देश में फैले। ये जैनी, ये बजाज, ये बिरला, ये कब तक ये चलेगा कि जब आप सोशल डिस्कोर्स करना चाहते हैं तो आप कैपिटलिस्ट क्लास को इग्नोर करना चाहेंगे, और जो कि इस युग का, आधुनिक काल का एक तरह से लीडरशिप वाला क्लास है। गांधी को यह बात समझ में आती है, नेहरू को यह बात समझ में आती है, लेकिन हिंदुस्तान के मार्क्सवादियों की बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने पिछली बार एक सेमिनार में रविभूषण जी के साथ पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने बात कही थी, वो बात मैं दोहरा रहा हूं खाली, लेकिन दूसरे संदर्भ में मैंने ये बात उठाई थी। और मैं ये बात आप लोगों, चूंकि उसमें से अधिकतर लोग नहीं थे, मैं ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं कि वो चिंता की चीज है कि राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अवदान की वो चर्चा होती है नवजागरण के संदर्भ में, लेकिन दरभंगा नरेश की चर्चा नहीं होती। दरभंगा नरेश के बिना आप कलकत्ता विश्वविद्यालय की और बीएचयू की कल्पना नहीं कर सकते। और ये कैसा नवजागरण विमर्श है जो कि तैयार किया है रामदास जी ने, जिसमें विज्ञान की चर्चा नहीं होगी। यूरोप में नवजागरण हुआ ही नहीं था बिना विज्ञान के। सोचें जरा, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी की बिगिनिंग में हिंदी में कितनी पत्रिकाएं थी जिनमें विज्ञान की सामग्री है। अब ये पुस्तक बाजार में आने वाली है, बाला बोधनी नाम से, जो हरिश्चंद्र जी ने पत्रिका के तौर पर छापा था उसे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर वो पत्रिका आएगी तो रामदास जी की नवजागरण संबंधी तमाम धारणाएं नष्ट हो जाएगी। बाला बोधनी में जो छपा था और जो लिखा था भारतेंदु ने, रामदास जी उसे छिपाते रहे। मैं तो अपनी क्लासेस में पढ़ाता था पहले से। भारतेंदु सती प्रथा का समर्थन करते हैं, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नवजागरण पर बात कर रहे हैं, भारतेंदु पर बात कर रहे हैं, तो चीजों को फर्स्ट दिन से बहुत ज्यादा दिन तक आप विस्तार के नहीं रख सकते। एक दिन जब वो चीजें आएंगी, नवजागरण के प्रश्न स्त्री के प्रश्न हैं, मर्दों के प्रश्न नहीं है, मर्दों के प्रश्न बाद में आए हैं।
ये चिंता किसकी है? नवजागरण के प्रश्न, स्त्री के प्रश्न माने। आश्चर्य की बात है कि सारी की सारी पुस्तक दर पुस्तक उठाते चले गए रामविलास जी की, स्त्री का सवाल दाखिल नहीं होते। आधे दर्जन से ज्यादा किताबें महातेंद्र युग पर, लेकिन एक पुस्तक के अंदर स्त्री के ऊपर लिखा हुआ नहीं है। ये चिंता की चीजें मेरे लिए। मैं इसे इस तरह से हाशिए पर नहीं डाल सकता कि उन्होंने, वो जानते नहीं थे, वो मानते नहीं थे, वो जानते भी थे और मानते भी थे, वो स्त्री का सम्मान भी करना जानते थे। लेकिन नवजागरण का जब विमर्श बन रहा है तो नवजागरण के विमर्श में स्त्री के सवाल प्रमुख थे। उन स्त्री के सवालों पर सबसे बड़ा सवाल था स्त्री की शिक्षा का। आप ब्राह्मण जी का नवजागरण पर लेखन उठाइए, आप रामविलास जी का नवजागरण पर लेखन उठाइए, हिंदी भाषी क्षेत्र में स्त्री शिक्षा पर क्या काम हुआ था, कैसे कॉलेज खुले, कैसे विश्वविद्यालय खुले, कैसे स्कूल खुले, कौन लोग थे जो लड़कियों को कॉलेज तक ले जा रहे थे। ये ऑडिटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ये जब तक आप दरकिनार करेंगे कि नवजागरण तो होगा, अरे नवजागरण तो बिना शिक्षा के होता ही नहीं है। नवजागरण पर जब भी बात होगी तो शिक्षा पहला पैराडाइम होगा जिससे कि नवजागरण को गुजरना होगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में, जरा एक बार सिर्फ तहकीकात कर लीजिए। रामविलास जी की किसी भी पुस्तक में एक चैप्टर नहीं है। चिंता की चीजें साहित्य के, भाषा के, संस्कृति के तमाम सवाल हैं जिनको कि हम अपने तरीके से उठाते रहे हैं और वो उठेंगे। एक अन्य चीज, भारतेंदु 1857 का संग्राम सब अच्छी चीजें हैं। गालिब और दस्तंबू ये कैसे संभव है भाई? भारतेंदु से सुंदर गद्य लिखते थे गालिब, जो उनके पत्रों में अवेलेबल है। फाइनेस्ट गद्य लिखते थे गालिब। आप नवजागरण का विमर्श कैसा बना रहे जिसमें गालिब शामिल नहीं होता? आप नवजागरण का विमर्श कैसा बना रहे जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो सर सैयद अहमद का जो अवदान है शिक्षा का वो शामिल नहीं होता? ये कैसा नवजागरण जिसमें दिल्ली का जो पूरा का पूरा जो उर्दू जगत है 19वीं शताब्दी का, क्यों वो महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले हिंदी और उर्दू में, उर्दू की पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी चीजें छपनी शुरू हुई। आप नवजागरण की पत्रकारिता ऐसी करते हैं जिसमें कि हिंदी की पत्रिकाओं का तो उल्लेख है, हिंदी की पत्रिकाओं के साहित्य की तो चर्चा है, लेकिन उर्दू के पत्रिकाओं और साहित्य की चर्चा नहीं है। बंगाल में नवजागरण ऐसे नहीं हुआ। बंगाल में जो साइंटिस्ट थे वो जो लिख रहे थे वो बंगाल में आता था और तब यह नवजागरण संपन्न हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र में अकेली उर्दू पत्रिकाएं हैं जो दिल्ली से निकलती थी। मैं नाम नहीं बताना चाहता यहां, मैं आपका टाइम नहीं खर्च करना चाहता। बिना विज्ञान के नवजागरण, दूसरा जो पहलू है, जैसे शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उसी तरह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विज्ञान की चर्चा के, बिना विज्ञान संबंधी लेखन के, प्रकाशन के, अपनी भाषा में प्रकाशन के नवजागरण की गति आगे नहीं बढ़ती। एक अन्य चीज, ये जो रविभूषण जी ने ठीक कहा कि नामर जी ने जो जिस तरह से ऋग्वेद को जाने को लेके नामर जी ने जो आलोचना की है उस पूरे प्रसंग को उन्होंने बहुत सही ढंग से यहाँ रखा है। मैं उसमें से एक चीज ऐड करना चाहता हूँ और वो ऐड करना मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं रामविलास जी से भी थोड़ा सा आगे निकलना चाहता हूँ। डीएवी कॉलेज में जहां से सारे क्रांतिकारी निकले थे, उस डीएवी कॉलेज में कोई साइंटिफिक एजुकेशन नहीं थी और सोवियत संघ में साइंटिफिक एजुकेशन पिछले 1917 से लेकर 1990 तक साइंटिफिक एजुकेशन थी, कोई धार्मिक एजुकेशन नहीं थी। ये सवाल नहीं उठता कि जहां साइंटिफिक एजुकेशन दी जा रही थी वहां तो चचनिया पैदा हुआ, वहां पूरा देश डिसइंटीग्रेट हो गया। और यहां जो धार्मिक शिक्षा थी, डीएवी कॉलेज में वेद से यज्ञ कराए जाते थे, पूजा कराई जाती थी, वहां भगत सिंह निकल रहे हैं, चंद्रशेखर निकल रहे हैं, तमाम क्रांतिकारियों के प्रकार निकल रहे हैं। यहां तक कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका बेटा भी क्रांतिकारी बना। ये जो है ये चीज नहीं चलेगी। नामवर जी से कम हम लोग ये उम्मीद नहीं करते कि वो ये कहें
शुरू में किसी ने जिक्र किया था यहाँ मैगजीन का 750 पन्ने का अंक है और उसमें जो नामी लोगों के इंटरव्यू हैं उसमें 3 लोग बहुत उल्लेखनीय हैं यहाँ पर, डॉक्टर नामर सिंह, नंदकिशोर नवल और विश्वनाथ त्रिपाठी। और उसमें सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने बहुत ही मार्के की बात की, बहुत ही शटल तरीके से, और उन्होंने कहा है कि संभव तो हजारी साहब द्विवेदी ने रामविलास शर्मा का लिखा कुछ भी नहीं पढ़ा। सोचो, इतना बड़ा आलोचक लगातार दुर्धर्ष आलोचना लिख रहा है आपकी और आप उसे पढ़ते तक नहीं। ये दूसरी परंपरा है जो बिना पढ़े बोलती है। नामवर जी ने उसे अपने इंटरव्यू में एक बड़ी महिला बात कही है कि उन्होंने उनकी भाषा प्रवाह संबंधी जो पुस्तक है वो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि वह पुस्तक भाषा विज्ञान की नहीं है। वाह, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना कवर पेज खोले अद्भुत ज्ञान। थर्ड आलोचक 70 साल के, कभी मंच में मुलाकात हो जाए तो मौका मिले तो बस कपड़े उतार के दौड़ा दो। रामविलास जी की अनेक चीजों से असहमति है, लेकिन एक चीज से असहमति नहीं है। रामविलास जी बिना पढ़े कोई चीज नहीं बोलते। रामविलास जी कभी नहीं कहते मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मेरी राय है मेरी। रामविलास जी अगर कोई चीज बोलते हैं तो बताते हैं कहां से बोल रहे हैं। हिंदी का आलोचना के लिए सबसे मूल्यवान कंट्रीब्यूशन है उनका। नंदकिशोर नवल का कंट्रीब्यूशन है और रामविलास जी का कंट्रीब्यूशन है। आप कविता के नए वर्तमान उठाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा संदर्भ कहां से दे रहे हैं वो। आप पूरी किताब में संदर्भ का पता नहीं चलेगा आपको कि आखिर ये कोटेशन वो जिसका भी कोट कर रहे हैं ना वो आखिर है कहां। एक बहुत प्रसिद्ध मार्क्सवादी हैं जॉर्ज लुकास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक लिखी गई थी ये जानने के लिए कि जर्मनी में फासिज्म कैसे आया, वे कौन सी सांस्कृतिक परंपराएं थी जिनके गर्भ से फासिज्म पैदा हुआ। नीचे की आदत थी कि वो अनसेट कुछ भी बोलता था मार्क्स के नाम पर। जॉर्ज लुकास ने वहां क्वेश्चन किया और यह बात रेखांकित की कि जो लोग संदर्भ छुपाते हैं, गलत ढंग से संदर्भ को पेश करते हैं, चीजों को पेश करते हैं, या मनमाने ढंग से बोलते हैं। रविभूषण जी ने यह कहा था, उन्होंने कहा ही नहीं है, रविभूषण जी ने यह कहा, जैसे हमारी आदत है सबकी। रामविलास शर्मा इस चीज से अपनी हर किताब में लड़ते हैं, हर किताब में लड़ते हैं। मैंने नहीं जानता द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन रामविलास जी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन वो इस चीज पर बहुत सतर्क हैं कि वो जो भी बोलेंगे उसका उनका प्रमाण है, उसका पेज नंबर है, किताब है, वो चाहे आप चाहें या ना चाहें, पढ़े या ना पढ़े, उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन वे प्रमाण सहित बोलेंगे और प्रमाण सहित लिखेंगे। एकेडमिक्स के लिए, सोशल डिस्कोर्स के लिए ये जरूरी है कि आप जो बोले प्रामाणिक बोले, अन्यथा न बोले। नंदकिशोर नवल ने बहुत प्रामाणिक बात कही। उन्होंने कहा ये अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, रजनीकांत दत्त की जो पुस्तक है आज का भारत से चुराई गई, उसमें विचार अब बताइए। रामविलास जी पूरी की पूरी पुस्तक का ढांचा, अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद का ढांचा इस तरह से बनाते हैं जिसमें रजनीकांत दत्त का पौ नहीं आता। पूरी पुस्तक में पौ नहीं आता। रजनीकांत दत्त की वो किसी भी धारणा का इस्तेमाल नहीं करते। एकमात्र पुस्तक है जो कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण के बाहर जाकर लिखी गई है। रामविलास जी के दिमाग पर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके डॉक्यूमेंट्स छाए हुए हैं। वो जब भी मौका लगता है राजनीतिक डिस्कोर्स में जाते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेजों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अकेली पुस्तक है जिसमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण का और उसके दस्तावेजों को एकदम इस्तेमाल नहीं करते। और रजनीकांत दत्त की पुस्तक, मुझे डाउट है कि नंदकिशोर नवल ने पढ़ी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को। हिंदी में जो दूसरी परंपरा है साहित्य की, वो ऐसी परंपरा है जो बिना पढ़े बोलती है।
रामविलास शर्मा की परंपरा में कम से कम ये चीज नहीं है। आखिरी चीज, ये जो रेवोल्यूशन जी ने बात कही थी कि ये 1977 के लोकसभा चुनाव में मिसेस गांधी की पराजय के बाद आखिर बदला क्या? मिसेस गांधी हारी, एक चीज बदली, जो लोग इमरजेंसी के पहले तक ये कहते थे कि आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, ये नारा गायब हो गया। उन्हें अब जनतंत्र की महत्ता और सत्ता का एहसास होने लगा। ये बहुत बड़ी चीज थी। हर क्रांतिकारी को अब जनतंत्र की अहमियत का एहसास होने लगा, क्योंकि बड़े बड़े क्रांतिकारियों को नहीं था, कांग्रेस पार्टी को नहीं था। यानी 77 के बाद जो चीज बदली है वो जनतंत्र से प्रेम हमारा बढ़ गया। जो लोग जनतंत्र से दूरी रख के संवाद करते थे, अब वो जनतंत्र में शामिल होने के लिए मजबूर थे। रामविलास शर्मा की जिस पुस्तक का यहां जिक्र किया गया, महाविकास रेडियो हिंदी नवजागरण, उस पुस्तक का जन्म उसी साल होता है। वो प्रकाशित होती 77 में और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ प्रकाशित होती है। और ये पर्सपेक्टिव है जो कि भारतेंदु के नवजागरण के पर्सपेक्टिव से एकदम भिन्न है। भारतेंदु के नवजागरण संबंधी पुस्तकों में वे न तो ज्ञान की चर्चा करते हैं, न विज्ञान की चर्चा करते हैं, न दर्शन की चर्चा करते हैं, न और दूसरी को सिर्फ साहित्य की चर्चा करते हैं। साहित्य के नए पर्सपेक्टिव के लिहाज से दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि रामदास जी ने बहुत महत्वपूर्ण और नवजागरण के संदर्भ में हमें दी, नवजागरण की एक बहुत अच्छी चीज है, जिसे अगर हम एक चीज को अगर जीवन में लागू कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो जाए। लोग कहते हैं ना, ओ मॉडर्निटी किसे कहते हैं, मॉडर्निटी किसे, और नवजागरण के साथ मॉडर्निटी की जोड़ को देखते हैं। तमाम मार्क्सवादियों ने एक बहुत ही सामान्य ढंग से, लेकिन बहुत जटिल बात है कही है, मान ले तो अच्छी है, काम की है। आधुनिक होने का लक्षण है असहमत होना। अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्निटी का विकास हो तो आप असहमत होना सीखें, और जो आपसे असहमत है उसे आप प्यार करना सीखें। यहां दिक्कत हो रही है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के पूरे डिस्कोर्स और उसमें शामिल तमाम बड़े लोगों को देखो, उनके लेखन को देखो, उनके बीच में व्यक्तिगत संबंधों को देखो, रामविलास शर्मा और उनके अपने विपक्षियों से निजी संबंधों को देखें। लेखक से क्या सीखेंगे विद्यार्थी? ये किताब नहीं पढ़ने जाएंगे, आप क्या मान लीजिए, इनके पास समय नहीं है। अगर इनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि एक चीज सीखने की है नवजागरण से, वो क्या है कि जो कहा जा रहा है उससे अगर वो असहमत हैं तो वो बेधड़क निर्भीक ढंग से कह सकें, सर हम आपकी ये बात नहीं मानते। और इसके बाद आप न तो ह्यूमिलेट करेंगे, न परेशान करेंगे, न नाराज करेंगे, और न नाराज होंगे, और न उसे शत्रु के कॉलम में डालेंगे। वहां जो अरविंद है वो भी रह सकते हैं साथ में, जो रिएक्शनरी आइडियोलॉजी को मानते हैं वो भी साथ में रह सकते हैं। आश्चर्य की बात है, वो अम्बेडकर के साथ भी घूम सकते हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है आजकल कि जरा सा कोई दलित लेखक आप उसकी आलोचना कर दीजिए कि भाई तुमने कहानी अच्छी नहीं लिखी है, तो तत्काल कहकर आप चतुर्वेदी हैं, जानते हैं, इसलिए मेरी निंदा कर रहे हैं। आप बात करना मुश्किल हो गया है। आधुनिकता की शर्त है असहमत होना और मित्रता रखना। एक अन्य चीज जो कि पूरे रामविलास शर्मा के विमर्श में शामिल, और आखिरी चीज, मैं नहीं जानता कि मार्क्सवाद की कितनी अच्छी समझ है हम लोगों को, और हम लोग कितनी अच्छी समझ अर्जित करेंगे, लेकिन एक चीज है, वो चाहे वो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, चाहे वो इधर लेट कैप्टन के दौर की बात कर रहे हैं, सब में एक चीज कॉमन है। रामविलास शर्मा बार बार इस बात पर जोर देते हैं, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है,
और इस चक्कर में वो यहां तक जाते हैं कि मार्क्सवाद भी टिकाऊ नहीं है, वो भी बदल रहा है। बदले हुए मार्क्सवाद और उसके पराभव की भी चर्चा उन्होंने की है। मार्क्सवादी होने का मतलब टिकाऊ होना नहीं है। मार्क्सवादी होने का मतलब है कि आप यह भी जाने कि दुनिया अगर बदल रही है तो मार्क्सवाद भी बदलेगा। अगर दुनिया बदल रही है तो रामविलास शर्मा की व्याख्याएं भी बदलेंगी। इसलिए भाषा संबंधी पुस्तक में वो बार बार ये बात उन्होंने घूमता में बात लिखी कि मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन अगर आपको कोई और चीज लगे नहीं, आप चाहें तो इसे ऐड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। रामविलास शर्मा अपनी धारणाओं के प्रति कट्टर नहीं थे और न वो संकीर्ण थे। जो लोग कहते हैं कि रामविलास शर्मा संकीर्णतावादी थे, जब तक आरोप लगातार लगता रहा है, रामविलास शर्मा ने उन लोगों पर किताबें लिखी जो कि कम्युनिस्ट नहीं थे, उन लोगों पर पुस्तकें लिखी जो कि बुर्जुआ विचारधारा से प्रेरित थे और प्रभावित थे। निराला क्रांतिकारी लेखक नहीं थे भाई, भारतीय महर्षि क्रांतिकारी लेखक नहीं थे, वर्किंग क्लास की कतारों से नहीं आते थे। शंकर शैलेंद्र पर पुस्तक नहीं लिखी रामविलास शर्मा ने, नागार्जुन पर पुस्तक नहीं लिखी। लिखते किस पर थे? निराला पर लिखे थे। लिखते किस पर थे? महात्मा द्विवेदी पर लिखते थे। अगर संकीर्णतावादी दृष्टिकोण होता तो वो सिर्फ अपनी विचारधारा के लेखक पर लिखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है उन्होंने अपनी विचारधारा के जिसको वो मानते हैं उस पर तो उन्होंने निबंध लिखते हैं। यानी रामविलास शर्मा के अगर चरित्रों के और उन पर लिखे गए लेखों की पुस्तकों को उठा के देखें तो एक उसमें कॉमन चीज निकलती है जो कि मुझे लगता है मेरे काम की है। बहुत सारे उदार चेता जो बुद्धिजीवी हैं उनके यहां बहुत कुछ सीखने को है। जिस तरह से मार्क्सवादियों से बहुत कुछ सीखने को है, रामविलास शर्मा बार बार निराला के संदर्भ में ये बात कहते हैं, महात्मा द्विवेदी के संदर्भ में ये बात कहते हैं, भारतेंदु के संदर्भ में ये बात कहते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को है। क्यों कहते हैं वही बात? क्योंकि हमारे दिमाग में जो लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण को मानते हैं उनके दिमाग में एक चीज है, ये बुर्जुआ दृष्टिकोण के मानने वालों से तो कोई चीज सीखने को होती ही नहीं है, ये तो एकदम सड़ा हुआ बात है। रामविलास शर्मा इस स्टीरियोटाइप से, इस माइंडसेट से वो लड़ते हैं और बार बार जोड़ देते हैं कि नहीं, उदार दृष्टिकोण के लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नई किस्म की जो समाज में कतारबंदी है, उस कतारबंदी को अगर आप विस्तार देना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप सिर्फ क्रांतिकारियों में अपने दोस्त नहीं रखना चाहते हैं, गैर क्रांतिकारी लोग भी आपके दोस्त हों, तो ये जरूरी है कि आप अपनी इन कतारों के बाहर निकले। और ये रामविलास शर्मा का एकमात्र मैसेज है, एकमात्र मैसेज है मुझे जो लगता है आज की डेट में तो हमें सबसे ज्यादा दोस्तों की जरूरत है। और दोस्त कहां मिलेंगे? दोस्त आपको अपने विचारधारा के बाहर मिलेंगे। रामविलास शर्मा ने जितने लेखों का मूल्यांकन किया, नए सिरे से मूल्यांकन किया, उसका तरीका क्या था कि जहापाल साहब आधुनिक काल में बहुत बड़े लेखक, विचारक, आंदोलनकारी हुए हैं। जहापाल साहब के दृष्टिकोण की खूबी यह थी कि वे जो पहले से खोज लिया गया उसी को खोजते थे और अनंत खोज करते थे। रामविलास शर्मा ने अल्टीमेटली वही काम किया जो जहापाल साहब ने फ्रांस में किया। वो नवजागरण पर लगे हुए और खोज कर रहे, जो ऑलरेडी खोजा हुआ है, जो लिखा गया उसी को वो दोबारा उसकी व्याख्या तैयार कर रहे हैं। एक मत में बार बार सोच रहा था ये आदमी बार बार ये काम क्यों कर रहा है, जो आसिफ मजूमदार ने काम करते हैं वो बार बार क्यों बताना चाहता है, जो दूसरे लोगों ने लिख दिया उसी को हमें क्यों बताना चाहता है। एकमात्र इधर के दौर में, जिस दौर में रामविलास जी लिखे उस दौर में एकमात्र इंटेलेक्चुअल है जहापाल साहब, जो फ्रांसीसी जनता का नायक भी है। उसकी दृष्टिकोण की यह खूबी थी कि जो खोज लिया गया उसी को वो खोजता था। रामविलास जी खोजे हुए को खोजना और उसकी व्याख्या करना, यही काम करते हैं। और खोजे हुए को खोजना यानी जैसे ठेठ हिंदी में कहते हैं ना, पाठ भूला क्यों? क्योंकि फेरा नहीं। ये आज के दौर में जब स्मृति आपकी खतरे में और कंप्यूटर आपके सामने है, तो लोग, मैं तो कंप्यूटर सारे दिन काम करता हूं तो इसलिए मैं उसकी दुर्गत जानता हूं। आप अपने माइंड में नहीं रख सकते कोई चीज, आपको कोई चीज याद नहीं होगी क्योंकि आपकी सारी स्मृति तो वहां कंप्यूटर में दर्ज है। आपने क्या दिन में काम किया वहां दर्ज, आपको याद नहीं होगा। दोबारा पाठ को पढ़ने की जरूरत और उसके मूल्यांकन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज स्मृति का अपहरण सबसे ज्यादा हो रहा है और स्मृति को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए नहीं कि रामविलास जी रिएक्शनरी हो गए, इसलिए नहीं, इसलिए जरूरत है क्योंकि लेट कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा अटैक
आपकी स्मृति पर है, क्योंकि अब जो बच्चे उनकी अधिकतम नॉलेज क्या है, उनकी अधिकतम नॉलेज यह है कि वे सिर्फ छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि रामदास जी ने कितनी किताबें लिखी है। इसलिए स्मृति को अगर बचाना है तो पुराना पाठ पढ़ना होगा। क्लास नोट से काम चलने वाला नहीं है। क्लास नोट से परीक्षा तो पास हो सकती है, लेकिन मेमोरी मजबूत नहीं होगी। क्लास नोट्स, इसकी बड़ी आलोचना की उन्होंने, ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं। रामदास जी सबसे तीखी आलोचना करते हैं क्लास नोट्स के आधार पर पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की। इसलिए अगर स्मृति को बचाने के लिए चाहिए हेल्दी फूड, हेल्दी फूड मिलेगा आपको किताबों के पास। और रामदास जी इसलिए बार बार किताबों की तरफ जाते हैं और शॉर्टकट नहीं मारते। हम लोगों की आदत है, हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, एक लेवल लिख दिया, कहते हैं हमने रामदास जी की तरफ बहुत बड़ा काम कर लिया। रामदास जी किताब लिखते तब भी नहीं कहते बहुत बड़ा काम कर लिया। इसलिए नवजागरण के संदर्भ में रामदास जी से आखिरी चीज जो सीखने की वो ये, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट समाधान नहीं है। चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे नवजागरण हो, चाहे वो राष्ट्रीय पूंजीवाद हो, चाहे वो व्यापारिक पूंजीवाद हो, आप बिना डिटेल्स में जाए गंभीरता से अध्ययन किए आप उसे अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए अगर जीना है तो अर्जित करना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है। थैंक यू।